अब मोरालिटी और एथिक्स, इन दोनों में अंतर समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझना बहुत जरूरी है। ये हम अक्सर, अगर हम अंग्रेजी की डिक्शनरी देखें, इंग्लिश वोकैबुलरी देखें, तो उनमें ये हम कई बार सामान्य भाषा में सामान्य रूप से हम इनको सिनोनिम की तरीके से, पर्यायवाची की तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। इंटरचेंजेबली वी यूज देम इन कॉमन पार्लेंस। एथिकल वैल्यूज डाउन हो रही हैं, ये एथिक्स के विरुद्ध है, ये मोरालिटी के खिलाफ है, और सो एंड सो फोर्थ। लेकिन इनके अंदर कुछ सिमिलरिटी भी है। जैसे ये दोनों के दोनों क्या है, ये सोशल कंट्रोल के मेथड्स हैं, दोनों ही सोशल कंट्रोल में हेल्प करते हैं। तो ये सवाल कई बार कैसे आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कोई कि डिफरेंशिएट बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, ठीक है। तो आपको उसकी ऐसे टाइम में आपको उनकी सिमिलरिटी भी बतानी चाहिए और उनमें क्या किस तरीके का डिस्टिंक्शन है, दोनों को बताना चाहिए। ये जो है ये डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये दोनों ही गलत और सही में, राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करते हैं, गुड और बैड में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको एक छोटी सी टेबल बनाई है और खास करके ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको कोई परीक्षा देनी है। ये कोई ग्रेजुएशन के कोर्स में हो सकता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकता है, किसी लॉ की कोर्स में हो सकता है, या जरूरी है कि हम इसको समझें, क्योंकि एक एजुकेटेड स्मार्ट व्यक्ति के लिए छोटे छोटे डिफरेंस भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं मोरालिटी। तो ग्रोथ के हिसाब से अगर देखें तो मोरालिटी एथिक्स से पहले आती है, क्योंकि हमें इंडिविजुअल को कंट्रोल करना है। तो मोरालिटी की बात हम करेंगे तो ये इंडिविजुअल साइड में बात करेंगे। जब भी मोरालिटी के बाद शब्द आए तो आपको ये देखना है कि मोरालिटी अगर बोल रहे हैं तो वो इंडिविजुअल के कंडक्ट को कंट्रोल करेगी। एथिक्स जो हैं वो थोड़े बड़े आयाम में चले जाएंगे, वो किसी समाज के बारे में बात करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बात में करेंगे, किसी मेथड के बारे में बात करेंगे, तो वो थोड़ा बड़ा आयाम हो जाएगा। तो इसको ध्यान देना है, मोरालिटी किस चीज को कंट्रोल करेगी, इंडिविजुअल बिहेवियर को। एथिकल वैल्यूज किसको कंट्रोल करेंगी, किसी लार्जर ग्रुप के कंडक्ट को, ठीक है। एक तो ये हुआ। दूसरा इसका और आसान है कि समझने के लिए कि मोरालिटी किस चीज को है, जो आप सोचते हैं वो मोरल कैरेक्टर है, मोरल वैल्यू है। जो आप करते हैं, जो आपके बिहेवियर में है, यानी कि आपका माइंड किस चीज से कंट्रोल होता है, मोरालिटी से। क्यों? चूंकि वो इंडिविजुअल का है, और ये आप अकेले भी कर सकते हैं किसी काम को, और आपका ग्रुप भी कर सकता है। तो ये बिहेवियर थोड़ा वाइडर टर्म हो गई। तो ये आपका, अगर आप इसे दूसरे शब्दों में कहें, आपको अगर मैं याद दिलाता हूं, जब मैंने कभी क्राइम के बारे में चर्चा की थी शायद पहले एपिसोड में ही, तो उसमें मैंने बताया था कि क्राइम के दो पार्ट होते हैं। एक होता है मेंस रिया, इंटेंशन, और दूसरा होता है एक्टस रियस। एक्टस रियस मीन्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, मतलब एक्शन वाला पार्ट। तो मेंस रिया योर माइंड, योर थॉट, एंड इट्स एक्शन इज एक्टस रियस। तो इसको हम कह सकते हैं, ये हालांकि कोई वैसे उसका वो मत करिएगा बिल्कुल उससे, बट ये फिर भी आपका माइंड सेट है, हाउ यू थिंक एंड हाउ यू एक्ट इज एथिक्स। अगर दूसरा चले तो ये इनफॉर्मल रेगुलेटर है, ठीक है। यहां कुछ इसका फॉर्मलाइजेशन होने लगता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स बने हुए होंगे, लेकिन इंडिविजुअल के लिए जनरली ऐसे कोई एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं होते नॉर्मली। तो ये आपका इनफॉर्मल है और ये थोड़ा फॉर्मलाइज होने लगता है। ये सब्जेक्टिव है, क्योंकि ये इनफॉर्मल है ना। जो चीज इनफॉर्मल होगी वो नॉर्मली सब्जेक्टिव नेचर हो जाती है उसकी, क्योंकि उसका कोई बहुत लिखित चीज या कोई बहुत क्लैरिफाई स्टेटमेंट नहीं होता। वो यहाँ क्या है, ये थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी आने लगती है। तो दोनों में अगर कंपेयर करें हम मोरालिटी और एथिक्स में, तो ऑब्जेक्टिव ज्यादा कौन है, एथिक्स है, क्योंकि उसकी थोड़ी क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है फैक्ट्स का। ये मैंने जैसे आपको बताया, ये इंडिविजुअल के लिए है, ये सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। ये कल्चरल स्पेसिफिक है, ये यूनिवर्सल है। जैसे मान लिया कोई ट्रेड है, तो ट्रेड के एथिक्स अमेरिका में भी सेम होंगे और इंडिया में भी सेम होंगे। क्यों? चूंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, ठीक। लेकिन इंडिविजुअल वहां हो सकता है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल अलग ढंग से बिहेव करता हो और दूसरे कंट्री में अलग ढंग से करता हो। तो
एथिकल वैल्यू सेम होने के बाद भी आपकी मोरल वैल्यू थोड़ा डिफर भी कर सकती है। ये कल्चरल स्पेसिफिक है, ये यूनिवर्सल है, बता दिया। ये नैरो और स्पेसिफिक है, ये ट्रांसिसेंट है। ये सारे के सारी चीजों को कवर करता है, मतलब ये बड़ा ग्रुप है जो एथिकल वैल्यू है। ये थोड़े से ज्यादा स्पेसिफाइड हैं, ठीक। तो ये तो हुआ इसका स्कोप। फिर टेंजिबिलिटी, ये इंटेंजिबल है, इसको मैपिंग करना, इसका क्वांटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? चूंकि ये आपके दिमाग की चीज है, दिखती नहीं है। ये मेंटल वो है आपका कैपेबिलिटी भी कह सकते हैं और मेंटल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि जो आपके दिमाग में तो चल रही हैं, लेकिन उसे बाहर का आदमी उसे ठीक से समझ ना पाए। लेकिन ये टेंजिबल है। क्यों? चूंकि ये कोडिफाइड भी हो सकता है थोड़ा सा किसी हद तक, या ये थोड़ा क्रिस्टलाइज होता है, इसलिए ये कंपेयरिंग टू मोरलिटी। इन दोनों का आप हमेशा कंपेरेटिव फॉर्मेट में ये बात कर रहा हूं मैं, जो भी बोल रहा हूं आपसे। तो ये इंटेंजिबल नेचर का है, ये टेंजिबल है, इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, जबकि मोरलिटी को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। प्रोक्सिमिटी क्या है? ये ज्यादा कस्टम और रिलीजन के करीब है, इट इज क्लोज। ये लॉजिक और रीजन के करीब है। अब आप जरा याद करिए, ये जो मैं पहला वाला एपिसोड बताया, और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको क्राइम समझना है तो मेरा जो पहला एपिसोड है उसको जरूर देखिए। और आप जो ये चैनल देख रहे हैं, ये मेरे नाम से बना हुआ है। पहले हमने इसको डायरेक्टर के नाम से बनाया था, चूंकि जो हमारा संस्थान है, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो भी हम ये काम कर रहे हैं, ये इसके जो पीछे जो खड़ा है चट्टान की तरह, वो हमारा यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस लखनऊ है। और उसी के लिए ये सब हम काम करते हैं, इसलिए कि जो इसका उद्देश्य जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है वो ये है कि जो फोरेंसिक साइंस, लॉ, कंप्यूटर साइंस, खास करके कंप्यूटर साइंस में जो साइबर सिक्योरिटी, साइबर फोरेंसिक्स और जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं, उनका बहुत ही बेहतरीन जो संस्थान है, वो ये जो जिसको मैं अभी फाउंडिंग डायरेक्टर के रूप में हेड करता हूं, वो मैं उसी के प्रांगण में खड़ा हूं। ये मैं अपने ऑफिस से ही इस जो टॉक में दे रहा हूं, वो मेरा ऑफिस है, और वहीं से मैं ये आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। तो ये जो सारा प्रोग्राम है, उसका उद्देश्य ये है कि हम केवल लैब तक अपने ज्ञान को सीमित ना रखें, केवल कोर्ट रूम तक ना रखें, आम आदमी तक, जन जन तक ये जो कानून के जो पहलू हैं, फोरेंसिक साइंस के जो पहलू हैं, जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है, उससे आप कैसे बचें, उसका उपयोग कैसे करें, दुरुपयोग ना हो, इसके बारे में सचेत हों। तो ये एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हम प्रोबोनो इस काम को करते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि आप जितने सशक्त बनेंगे, उतना ही हमारा देश सशक्त होगा, उतना ही हमारे इंस्टीट्यूट का जो मोटो है, जो हमारा एम है, जो हमने एक संकल्प लिया है कि हम एक बेहतरीन संस्थान खड़ा करें, उसी का ये एक पार्ट है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से मोरल्स जो है वो किसके करीब है? रिलीजन के। किसके करीब है? कस्टम के। किसके करीब है? रिलीजन के। तो कस्टम, मोरल और रिलीजन जो है वो मोरल के करीब है। मोरल से जब आप अपग्रेड होते हैं, थोड़ा सा हायर साइड में जाते हैं, तो एथिक्स पे आ जाते हैं। और जब एथिक्स और हायर ग्रेड पे चले जाते हैं, सोशल कंट्रोल के मैकेनिज्म है ये, सोशल कंट्रोल मत भूलिए, वो हमेशा वो फिर लॉ में चले जाएंगे आप। और लॉ आज का मॉडर्न कंसेप्ट है जो कोडिफाइड है। तो अगर हम जर्नी देखें तो हम पहले कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन, ये सेट है, ये आज भी चलते जा रहे हैं, लेकिन वो समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे मैंने कहा, समाज डायनेमिक कंसेप्ट है, डायनेमिक प्रीसेप्ट है, और जो जितने भी सोशल कंट्रोल के मैकेनिज्म हैं वो भी उस समाज को कंट्रोल करते हैं, इसलिए उनका डायनेमिक होना बहुत जरूरी है। इस चीज को हमेशा याद रखिए। जो भी सोशल कंट्रोल के मैकेनिज्म अगर आप रिजिड बना देंगे, वो समय के साथ साथ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि समाज तो अविरल रूप से बहते पानी की तरह है, उसको रोक पाना संभव नहीं है। जो भी समाज, जो भी सिविलाइजेशन स्टैटिक हो जाती है, वो अंत को प्राप्त हो जाती है। इसलिए अगर हमें समाज अच्छा बनाना है तो नए विचारों को आने दीजिए, लोगों की बात को सुनिए। ये नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं, जो पहली पीढ़ी सोच रही है। इसलिए जो पीढ़ियों का द्वंद्व है, इसमें जो पहली पीढ़ियां हैं, जो नई पीढ़ी है, उनको भी समझना चाहिए कि हमें समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। ये एक अनवरत प्रक्रिया है। समाज का विकास ही उसकी सोच है। जितनी नई सोच आएगी, जितनी हमारी पुरानी चीजें हैं जिनका उपयोग खत्म हो गया है, उनको हम धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं और एक नए स्वरूप में आगे बढ़ते जाते हैं,
तो ऐसे ही हमें अपने सोशल कंट्रोल के मैकेनिज्म भी बनाने हैं, चाहे वो हमारे कस्टम्स हो, रिलीजन हो। सोचिए सती प्रथा क्यों खत्म हुई? क्योंकि उसकी रेलिवेंस खत्म हो गई। बहुत सारे ऐसे कस्टम्स देखे जा सकते हैं जो शायद जब बने थे उनकी रेलिवेंस रही होगी, लेकिन जब समाज आगे बढ़ा, सेंचुरियां गुजरी, शताब्दी बढ़ी और समय गुजरा और वो धीरे धीरे समय के साथ विखंडित होते चले गए। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना है, हम कभी भी रिजिड ना हो, हम अपनी सोच को प्रोग्रेसिव रखें, समय के साथ साथ बदलें और बदलें अच्छे के लिए। ये नहीं है कि हम किसी के बहकावे में आकर के और किसी तरीके से, तो सोच को खोलिए और आप विकसित होइए। तो ये मैंने आपको एक प्रोग्रेसिव सोच वो बताया, आपको जो प्रोग्रेशन है किस तरीके से हम ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिलीजन, मोरल, एथिक्स और लॉ, ये एक पूरी डायनेमिक्स है, किस तरीके से हमने सोशल कंट्रोल को यहां तक लेकर के आए। तो इसको मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया है। रिलीजन का इंपैक्ट आपको कहां मिलेगा? मोरल पे भी मिलेगा, एथिक्स पे भी मिलेगा, लेकिन रिलीजन मोरल के ज्यादा करीब मिलेगा आपको। मोरल जब धीरे धीरे और क्रिस्टलाइज होने लगते हैं तो वो एथिकल वैल्यूज में बदल जाते हैं। मोरल्स इंडिविजुअल लेवल की चीज है, इनटेंजिबल है, इंडिविजुअल को कंट्रोल करता है, ये माइंड का गेम है, दिमाग में ज्यादा रहता है, दिखता नहीं है कई बार। लेकिन एथिक्स थोड़ा क्रिस्टलाइज हो जाता है, बड़े ग्रुप को डील करता है, ठीक है, उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। और ये जब और अपग्रेड होता है तो फिर कानून में चले जाओगे आप। इसका सबसे अच्छी बात यह है कि मोरल और एथिक्स जो है वो इंटरनल मैकेनिज्म है। जैसे पाप और पुण्य, अगर मैं बात करूं पुराने समय में, तो आज कानून क्या बात करता है? कानून पनिशमेंट की बात करता है। पनिशमेंट किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो हमारा रिलीजन है या जो हमारे एथिकल वैल्यूज हैं या हमारे मोरल वैल्यूज हैं, वो बात करते हैं सामाजिक कंट्रोल के लिए, इंडिविजुअल कंट्रोल के लिए पाप और पुण्य की। और पाप और पुण्य हमेशा व्यक्ति के अंदर से कंट्रोल करता है। हम जब बच्चे थे तो अगर कहीं किसी भी चींटी पे या किसी कीड़े मकोड़े पे पैर पड़ा तो बच्चा कहेगा नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं मरना है, इसको पाप लगेगा। तो अपने आप अंदर से ये आवाज आती थी, वो आज भी आती है। तो जो रिलीजन है, कस्टम्स है, उनके मैकेनिज्म हमारे अंदर से उसको हमें ड्राइव करते हैं। हमें बाहर से किसी पुलिस की या किसी कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कानून को पालन कराने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो पुलिस हो या कोई और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मोरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एथिकल वैल्यू करते हैं, चूंकि वो हमारे कंडक्ट को सेल्फ कंट्रोल के मोड में डाल देते हैं, सेल्फ रेगुलेशन में डालते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम इन चीजों से विरक्त हो जाएं, क्योंकि इनका आज भी समाज में उतना ही रोल है जितना हमें शायद पहले रहा होगा। हमें उसको समझना है, सही धारा में समझना है, सही डायरेक्शन में समझना है।